सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को मोदी उपनाम केस में मिली सजा पर रोक लगा दी है। कांग्रेस पार्टी ने इसे लोकतंत्र की जीत कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालतों ने राहुल गांधी को अधिकतम सजा देने का कारण नहीं बताया है। इस फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता खुल गया है। कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि जल्द से जल्द राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की जाए। इस केस में 2 साल की सजा मिलने के बाद 24 मार्च 2023 को राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। 13 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी ने कर्नाटक में मोदी उपनाम वालों को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व विभाग का वैज्ञानिक सर्वे जारी रहेगा। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि सर्वे के दौरान परिसर में कोई खुदाई नहीं की जाएगी, न ही वहां मौजूद ढांचे की दीवारों को कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा। मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर में एएसआई के सर्वे को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन बताया था। अदालत ने एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सीलबंद रखने की मुस्लिम पक्ष की दलील भी खारिज कर दी। कोलकाता के बेहाला इलाके में हुए सड़क हादसे में एक युवक और उसके 6 साल के बच्चे की मौत के बाद उग्र भीड़ ने जबरदस्त तोड़फोड़ और आगजनी की। आज सुबह ग्रीन लाइट के दौरान सड़क पार कर रहे पिता पुत्र की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई थी। गुस्साई भीड़ ने डायमंड हार्बर रोड पर पुलिस की गाड़ी और सरकारी बस को आग लगा दी थी। उपद्रव पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इस घटना पर बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा मांगा है। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के मामले में पुलिस प्रशासन ने संदिग्धों की अवैध बस्ती पर बुलडोजर कार्रवाई की है। पुलिस ने बताया है कि 200 से ज्यादा अवैध घरों का अतिक्रमण हटाया गया है और कुछ संदिग्ध हिरासत में भी लिए गए हैं। नूह में अब तक 55 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और 141 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने बिट्टू बजरंगी नाम के आरोपी समेत सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वाले आरोपियों के खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज किए हैं। मणिपुर में जातीय हिंसा के मुद्दे पर संसद में आज भी शोर होता रहा। राज्यसभा में गतिरोध खत्म करने के लिए विपक्ष ने नियम 167 के तहत चर्चा का प्रस्ताव रखा है। इस नियम में चर्चा के बाद दिन के अंत में वोटिंग होगी। हालांकि विपक्ष पीएम के बयान की मांग जारी रखेगा या नहीं, ये साफ नहीं है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस संसद सत्र के आखिरी दिन 11 अगस्त को नियम 167 के तहत चर्चा के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। 1984 के सिख विरोधी हिंसा के केस में दिल्ली की अदालत ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को 1 लाख के मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी है। जगदीश टाइटलर के खिलाफ पुल बंगश हत्याकांड में आरोप है, जिसमें 1 नवंबर 1984 को 3 लोगों की हत्या हुई थी। सीबीआई ने 20 मई को इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था। 26 विपक्षी दलों के गठबंधन के नाम के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर अदालत ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और विपक्षी दलों को नोटिस जारी किया है। याचिका में विपक्षी दलों के गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस को इंडिया कहने पर आपत्ति जताई गई है। विपक्षी दलों की बेंगलुरु की बैठक में गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया था। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में 19 नए जिले और 3 नए संभागों के पुनर्गठन की घोषणा की है। अब राजस्थान में 50 जिले और 10 संभाग हो गए हैं। जयपुर और जोधपुर जिले को 2-2 टुकड़ों में बांटा गया है। पाली, सीकर और बांसवाड़ा नए संभाग बनाए गए हैं। राजस्थान में दुदू सबसे छोटा और जैसलमेर सबसे बड़ा जिला होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बेहतर विकास के लिए प्रशासनिक नजरिए से नए जिले बनाए गए हैं। सर्वधर्म प्रार्थना के बाद 7 अगस्त को प्रभारी मंत्री नए जिलों का उद्घाटन करेंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई है। दक्षिणी कश्मीर के हाला मंजगाम इलाके में हुई मुठभेड़ में सेना के 2 जवानों के जख्मी होने की खबर है, जिन्हें इलाज के लिए श्रीनगर के 92 बेस अस्पताल भेजा गया है। यूक्रेन के कैमिकेज ड्रोन्स ने काला सागर में रूस के नेवल शिप पर हमला किया है। ये हमला काला सागर में रूस के नोवोरोसिस्क पोर्ट पर हुआ है। 18 महीने के युद्ध में पहली बार यूक्रेन ने रूस के नेवल शिप पर ड्रोन हमला किया है। रूस ने कहा है कि मानव रहित 2 नावों का इस्तेमाल करके ये हमला किया गया है। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है।
हमारे देश में मिठाई तब बांटी जाती है जब कोई शुभ दिन हो या बहुत बड़ी खुशखबरी आई हो। और आज कांग्रेस पार्टी में क्या बड़े नेता, क्या छोटे नेता, क्या कार्यकर्ता, सब के सब दिन भर मिठाइयां बांटते रहे। और हो सकता है कि इस समय कांग्रेस पार्टी के नेता घी के दिए जला रहे हों। और इसका कारण है लोकसभा में राहुल गांधी की वापसी। आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर चल रहे आपराधिक मानहानि के मामले में उनको मिली सजा पर रोक लगा दी है। इससे राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो गया है और अब वो 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ पाएंगे। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अपनी बहुत बड़ी राजनीतिक और नैतिक जीत मान रही है। अब कांग्रेस की कोशिश यह है कि जिस तरह निचली अदालत के फैसले के एक ही दिन के अंदर राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द हो गई थी, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी उनकी लोकसभा की सदस्यता तुरंत बहाल हो जाए। और अगर उनकी सदस्यता बहाल हो गई तो संसद में आने वाले नो कॉन्फिडेंस मोशन पर होने वाली बहस में राहुल गांधी भी हिस्सा ले पाएंगे। आज हम आपके लिए राहुल गांधी की संसद में वापसी का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। आपको बताएंगे कि देश की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा और अगले साल होने वाले चुनावों पर इसका क्या असर पड़ सकता है। इसके बाद आपको हरियाणा के नूह में लेकर चलेंगे, जहां हरियाणा सरकार ने अवैध रूप से रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों की अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर चला दिया। अब बड़ी बात यह है कि ये रोहिंग्या वर्षों से अवैध रूप से इन इलाकों में रह रहे थे और जहां जहां भी बुलडोजर चल रहे थे या अब चल रहे हैं, ये वो इलाके हैं जिन पर अवैध कब्जा किया गया है। लेकिन ये कब्जा आज का नहीं है, वर्षों का है। तब ना हरियाणा पुलिस की नींद टूटी और ना ही हरियाणा सरकार जागी। लेकिन दंगों के तुरंत बाद जब यह पूरा मामला मीडिया में आ गया, जब एमएल खट्टर की तुलना योगी आदित्यनाथ के साथ की जाने लगी और कहा जाने लगा कि उन्हें योगी आदित्यनाथ के मॉडल को सीखना चाहिए, तो तुरंत उन्होंने नूह में बुलडोजर बुला लिया। और हमारा आखिरी विश्लेषण देश की उन महिलाओं के लिए है जो अक्सर कैब्स में सफर करती हैं। बेंगलुरु में एक महिला कैब में जा रही थी और इस दौरान अपने वैवाहिक जीवन के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ निजी बातें कर रही थी, बिना ये जाने कि कैब चलाने वाला ड्राइवर उसकी सारी बातें सुन रहा है। इसके बाद कैब ड्राइवर ने महिला का फोन नंबर और उसके पति का फोन नंबर इंटरनेट के जरिए पता लगा लिया और महिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और इसके बाद उसने लगभग 1 करोड़ रुपया इस महिला से वसूल लिया। आज आपके लिए सीखने की बात यह है कि आप भी बेधड़क होकर जब ऑनलाइन कैब ऑर्डर करती हैं, ऑनलाइन कैब बुक करती हैं और उस कैब में जाती हैं और निश्चिंत होकर जब लोग फोन पर बातें करते हैं, ये बिना सोचे समझे कि ड्राइवर सारी बातें सुन रहा है, उसका क्या नतीजा हो सकता है, आज ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। लेकिन इस विश्लेषण की शुरुआत हम आज इन तस्वीरों से करना चाहते हैं। सबसे पहले राहुल गांधी की तस्वीर आपको दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब आज राहुल गांधी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पहुंचे तो इस दौरान उनके ऊपर फूल बरसाए गए और उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। और इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि उनकी बहन है, उन्होंने भी अपने भाई राहुल गांधी का मुंह मीठा कराकर उन्हें बधाई दी। इसलिए सबसे पहले आज आप एक तरीके से चुनावी राजनीति में या फिर कह लीजिए कि संसद में, संसदीय राजनीति में राहुल गांधी की वापसी की ये तस्वीरें देखिए। तो आज कांग्रेस पार्टी में मिठाइयां बांटी जा रही हैं, घी के दिए जलाए जा रहे हैं
और इस जश्न के बीच कांग्रेस के दफ्तर में आज एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी का मुंह मीठा कराते हुए उन्हें कोर्ट के फैसले के लिए बधाई दी और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सच्चाई की जीत है और यह बीजेपी की बहुत बड़ी हार है। हालांकि राहुल गांधी ने आज कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया। असल में आज उन्हें बोलने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने सारी बातें स्पष्ट कर दी थी। तो आज का दिन राहुल गांधी के लिए बोलने का दिन नहीं था, बल्कि दिखाने का दिन था। आज राहुल गांधी जो पार्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सिर्फ 33 सेकंड बोले और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उनका रास्ता स्पष्ट है और उन्हें जो करना है वो आगे भी करते रहेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। आज बड़ा खुशी का दिन हमको लगा कि डेमोक्रेसी की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई। सत्यमेव जयते जो हमारा नेशनल सिंबल के नीचे लिखा हुआ रहता है, वो उसका जीत आज हुआ है। इसलिए हम सारे लोग खुश हैं, शायद आप भी खुश होंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि हमारी बातें कभी नेगेटिव में ही जाते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव भी रहता है। राहुल गांधी राहुल जी की विक्ट्री, विक्ट्री। भारतवर्ष के बाहुबली है राहुल गांधी, नफरती वातावरण में है प्रेम की आंधी। तो कांग्रेस पार्टी में आज पूरे दिन मिठाइयां बंटती रहीं। खुद राहुल गांधी ने भी आज न जाने कितनी सारी मिठाई, कितने सारे लड्डू खा लिए होंगे। और आज जो जश्न है कांग्रेस में, वो कुछ इस तरह से है जैसे उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीत लिया हो और अगली सरकार जो है भारत की वो कांग्रेस की बनने वाली हो और प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन गए हों। जश्न जो मनाया जा रहा है वो कुछ इस अंदाज में मनाया जा रहा है। हालांकि आज वाकई में एक बहुत बड़ा दिन है गांधी परिवार के लिए भी, कांग्रेस पार्टी के लिए भी और खुद राहुल गांधी के लिए भी, क्योंकि आज पूरे 133 दिन के बाद ऐसा हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा के फैसले पर रोक लगाई है। 133 दिन का वनवास आप इसे मान लीजिए, राजनीतिक वनवास राहुल गांधी ने काटा है। गुजरात की सूरत की अदालत ने 23 मार्च को मोदी सरनेम वाले लोगों को चोर बताने के लिए राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि का दोषी माना था और उस समय राहुल गांधी को 2 साल जेल की सजा सुनाई थी। और इसी फैसले की वजह से राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी और उन्हें सांसद के तौर पर मिला सरकारी बंगला भी तब खाली करना पड़ा था। ये तस्वीरें आज आप देखिए, ये सब पुरानी तस्वीरें आज राहुल गांधी को याद आ रही होंगी फ्लैशबैक में। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने 133 दिन के बाद निचली अदालत के इस फैसले पर रोक लगा दी। अब ये तस्वीरें आप देखिए, ये वो तस्वीर है जब राहुल गांधी ने अपना सरकारी बंगला खाली किया था, ताला लगाकर सरकार को चाबी वापस कर दी थी, अपने स्टाफ को धन्यवाद दिया, उनके साथ फोटो खिंचवाई थी और इस सरकारी बंगले को खाली करके वो चले गए थे। इस दौरान इसका वीडियो बनाया गया था, तस्वीरें खींची गई थी। उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा उनके साथ थी
और पूरे देश ने इन तस्वीरों को देखा था। उनकी मां सोनिया गांधी भी वहां पर हैं और तब पूरे देश ने इस वीडियो को देखा, इन तस्वीरों को देखा और कांग्रेस पार्टी ने इस पूरी छवि को इस तरह से पेश करने की कोशिश की थी तब जैसे राहुल गांधी को वाकई वनवास पर भेज दिया गया हो और राहुल गांधी के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। और अगर आप सही बात यह है कि इन तस्वीरों के बाद राहुल गांधी के प्रति देश के कुछ लोगों के मन में सहानुभूति भी पैदा हुई थी, लेकिन जिस निचली अदालत के फैसले के कारण उन्हें अपना यह मकान खाली करना पड़ा, सरकारी बंगला, और लोकसभा की सदस्यता भी छोड़नी पड़ी, आज उस पर रोक लग गई। और सुप्रीम कोर्ट ने आज यह कह दिया कि अब जब तक इस मामले में अंतिम फैसला नहीं हो जाता तब तक के लिए इस फैसले पर यानी सजा के फैसले पर स्टे लागू रहेगा। और इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि राहुल गांधी इस आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी हैं या फिर नहीं है। और राहुल गांधी ने अपनी सजा के खिलाफ निचली अदालत और फिर उसके बाद हाई कोर्ट में भी अर्जी दी थी, अपील की थी, लेकिन दोनों ही अदालतों ने उनकी अपील को खारिज करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ सजा के फैसले को मान्य रखा था और फैसले को सही माना था। लेकिन इसके बाद फिर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट आए, आखिरी रास्ता सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इस फैसले को पूरी तरह से बदल दिया और राहुल गांधी को बहुत बड़ी राहत दे दी है। और यह राहत राजनीतिक भी है और नैतिक भी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी 3 बातों को आधार मानते हुए यह फैसला दिया है जिन पर हाई कोर्ट और निचली अदालत में गौर नहीं किया गया था। तो आज आपके मन में यह बात जरूर होगी कि ऐसी कौन सी बात है जो हाई कोर्ट को नजर नहीं आई, निचली अदालत को नजर नहीं आई और सुप्रीम कोर्ट को नजर आ गई। तो इसमें जो पहला आधार है वो है अधिकतम सजा का। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि निचली अदालत ने जब राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के लिए अधिकतम 2 साल जेल की सजा सुनाई तो अदालत ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वो इस मामले में राहुल गांधी को अधिकतम सजा क्यों दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर राहुल गांधी को अधिकतम 2 वर्ष की बजाय 2 वर्ष से 1 दिन भी कम की सजा सुनाई गई होती तो उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द न होती और उनकी सदस्यता बच जाती। अगर 1 दिन भी अदालत ने 1 दिन की सजा भी कम कर दी होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसका कोई आधार नहीं था। यानी सरल भाषा में आपको अगर हम कहें तो सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि निचली अदालत राहुल गांधी को 2 साल से कम की सजा भी सुना सकती थी, लेकिन उसने अधिकतम 2 साल की सजा ही सुनाई। और यह अधिकतम सजा देते समय निचली अदालत ने इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया कि इस मामले में जो अधिकतम सजा हो सकती है 2 वर्ष की, वो अधिकतम ही क्यों दे रही है, उससे कम क्यों नहीं, 1.25 वर्ष क्यों नहीं, 1.5 वर्ष क्यों नहीं, 1 वर्ष क्यों नहीं। और अगर 2 वर्ष से कम की सजा राहुल गांधी को दी जाती तो फिर उनकी संसद की सदस्यता रद्द नहीं होती। असल में आपराधिक मानहानि के जो मामले होते हैं उनमें अपराध को कंपाउंडेबल माना जाता है। इसका मतलब ये कि ये ऐसा अपराध है जिसमें अदालत के बाहर भी दोनों पार्टियां आपस में समझौता कर सकती हैं। इसके अलावा ऐसे मामलों में जमानत भी बहुत आसानी से मिल जाती है और ये गैर संज्ञेय अपराध होते हैं, इनमें तुरंत गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन क्योंकि निचली अदालत ने ऐसा होते हुए भी, कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हुए भी राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मुकदमे को बहुत गंभीर माना और इसे गंभीर मानकर उन्हें ऐसे मामले में होने वाली सबसे ज्यादा यानी अधिकतम सजा दे दी, तो सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा बहस का एक बहुत बड़ा आधार बन गया और सुप्रीम कोर्ट में यह बताया गया कि कैसे राहुल गांधी को विक्टिमाइज किया गया है, जानबूझकर निशाना बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट ने भी जब राहुल गांधी की अर्जी खारिज की तो उसने भी अधिकतम सजा के इस विषय पर गौर नहीं किया, यानी यह पॉइंट उससे भी छूट गया। एक और बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति के अधिकार का मामला नहीं है, बल्कि यह मामला केरल के वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता से भी जुड़ा हुआ मामला है, जहां से राहुल गांधी सांसद थे। यानी इस मामले का जो असर है वो वायनाड के लोगों पर भी पड़ेगा। अदालत ने जो तीसरी बात कही वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी इसकी ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में मोदी सरनेम वाले लोगों के लिए जो बातें कही थी वो बिल्कुल भी सही नहीं है, उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। और यह राहुल गांधी का कर्तव्य है
कि उन्हें इसका ध्यान रखना चाहिए। यानी अदालत ने यह बात तो मानी है कि जिस भाषण के लिए राहुल गांधी को सजा हुई वो भाषण ठीक नहीं था, राहुल गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने सुनाया है। उन जजों के नाम भी आप जान लीजिए। इनमें पहले हैं जस्टिस BR गवई, दूसरे हैं जस्टिस PS नरसिम्हा और तीसरे हैं जस्टिस संजय कुमार। कांग्रेस पार्टी इस फैसले को इसलिए भी बीजेपी की हार बता रही है क्योंकि इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा करने वाले पूर्णेश मोदी गुजरात में बीजेपी के विधायक हैं और आज उन्हें लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में काफी बहस हुई। राहुल गांधी की तरफ से अदालत में उनके वकीलों ने यह बात कही कि अगर राहुल गांधी ने अपने बयान से मोदी समुदाय से आने वाले देश के करोड़ों लोगों का अपमान किया भी है तो फिर इस मामले में मुकदमा सिर्फ बीजेपी के नेताओं की तरफ से ही क्यों हुआ। और अदालत में इस बात पर भी बहस हुई कि पूर्णेश मोदी खुद इस समुदाय से नहीं आते और उन्होंने पिछले कुछ समय में ही अपना सरनेम बदला है, इसलिए यह पूरा मामला ही गलत है और अनैतिक है। इस पूरी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस मामले में अंतिम सुनवाई होने तक राहुल गांधी की सजा पर रोक जारी रहेगी और बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने कहा है कि वो अदालत के इस फैसले का सम्मान करते हैं लेकिन वो न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। आज सत्य साहस की जीत हुई है। ये केवल राहुल गांधी जी की जीत नहीं है, लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है और आम जनमानस की जीत है। हम अब संसद में उत्सुकता से जनता से जुड़े मुद्दों पर श्री राहुल गांधी को और श्री राहुल गांधी की बुलंद आवाज सुनने के लिए तैयार हैं, उत्सुक हैं। सुप्रीम कोर्ट में श्रीमान राहुल गांधी का कन्विक्शन स्टे किया गया है। इस कानूनी प्रक्रिया में हम इस सम्मानीय फैसले का स्वागत करते हैं और आने वाले दिन में जब अब सेशंस कोर्ट में ये मुकदमा हम चलने वाला है वह हमारी ओर से, समाज की ओर से कानूनी जंग जो है वो लड़ी जाएगी। तो आज कांग्रेस में अभिषेक मनु सिंघवी का कद भी बहुत बढ़ गया होगा क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ही वो वकील हैं जिन्होंने राहुल गांधी का बचाव सुप्रीम कोर्ट में किया, राहुल गांधी का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा और वो ये मुकदमा राहुल गांधी के लिए लड़ रहे थे। तो ये आज राहुल गांधी की जीत तो है ही, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी की भी एक बहुत बड़ी जीत है, एक वकील के तौर पर भी, और पार्टी में अब उन्हें इसका राजनीतिक फायदा जरूर मिलेगा। और गांधी परिवार जब भी किसी कानूनी पचड़े में फंसता है, किसी कानूनी मामले में फंसता है, तो अभिषेक मनु सिंघवी पर ही वो सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं और अभिषेक मनु सिंघवी ही ज्यादातर मामलों में अदालतों में उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब आगे क्या होगा वो आपको बताते हैं। इसका असर क्या है, इसका राजनीतिक असर क्या हो सकता है, देश पर, देश की राजनीति पर और चुनाव पर इसका असर क्या हो सकता है। पहला तो ये कि इस फैसले के बाद अब राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल हो जाएगी, वो फिर से लोकसभा के सांसद बन जाएंगे, लेकिन इसमें कितना समय लगेगा ये अभी स्पष्ट नहीं है। उदाहरण के लिए हत्या के एक मामले में दोषी साबित होने के बाद लक्षद्वीप से एनसीपी के सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा की सदस्यता इसी साल जनवरी में रद्द कर दी गई थी। इसके बाद वो केरल हाईकोर्ट गए, जहां राहुल गांधी के मामले की ही तरह अदालत ने उनके खिलाफ सजा के फैसले पर उनकी सजा पर रोक लगा दी और इससे उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो गया। लेकिन इसके बाद भी उन्हें तब 62 दिनों तक इंतजार करना पड़ा था और तब जाकर उनकी सदस्यता बहाल हुई, 2 महीने के बाद, लगभग 62 दिन के बाद। इसलिए आज के फैसले के बाद राहुल गांधी को कितना इंतजार करना पड़ेगा, उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल होने में कितना समय लगेगा, यह स्पष्ट नहीं है। ये 1 दिन में भी हो सकता है और 62 दिन में भी हो सकता है और इससे आगे पीछे भी कुछ समय अवधि हो सकती है, कोई नहीं कह सकता। हालांकि कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि सरकार ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने में 24 घंटे का समय भी नहीं लिया था। इधर गुजरात की निचली अदालत ने फैसला सुनाया
और उधर उनकी संसद की सदस्यता रद्द हुई, फटाफट हुआ था काम। इसलिए अब सरकार को और लोकसभा स्पीकर को सदस्यता बहाल करने में भी ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। जिस तरह से तुरंत सदस्यता ले ली थी, वैसे ही सदस्यता वापस करो। लोकसभा सचिवालय किसी भी सांसद की सदस्यता तभी बहाल करता है जब उसे अदालत के आदेश की कॉपी मिल जाती है, और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वो जल्द कोर्ट के फैसले की कॉपी लोकसभा सचिवालय को सौंप देगी। और अगर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कराने के लिए रात भर भी लोकसभा सचिवालय के दफ्तर के बाहर उन्हें खड़ा होना पड़ा, तो वो ऐसा करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। स्पीकर से मुलाकात कर चुके हैं मैंने, और स्पीकर साहब को दरखास्त भी की है, गुजारिश भी किए हैं कि जिस त्वरित गति से राहुल गांधी जी की बर्खास्त हुई थी, उस त्वरित गति से ही उनको दोबारा वापस लाना चाहिए। स्पीकर साहब ने मुझे कहा कि सुप्रीम कोर्ट से जो कागजात है, वो कागजात जल्द से जल्द हमारे हवाले कीजिए, बाकी हम क्या किया जाए देखते हैं। मैंने कहा, स्पीकर साहब, यह सदन की गरिमा आपके हाथ में है। राहुल गांधी जी को सदन के अंदर वापस लाने की इजाजत हमारे स्पीकर साहब दें। इसके चलते आज से हम लोग पहल शुरू कर दिए हैं, और जल्द से जल्द राहुल गांधी की वापसी के लिए हर संभव प्रयास हम करते रहेंगे। अब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई तो उन्हें वो सरकारी बंगला भी शायद वापस मिल जाएगा जो उन्हें अप्रैल के महीने में खाली करना पड़ा था। बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी जब वापस लोकसभा के सदस्य बन जाएंगे तो क्या वो इसी मकान में आकर रहना चाहेंगे या इस बार कोई दूसरा मकान लेंगे, क्या इसी सरकारी बंगले में आएंगे? ये भी बड़ा दिलचस्प रहेगा जानना कि उन्होंने आगे क्या सोचा है। वो मकान लेंगे भी या इसके बाद नहीं लेंगे। इसके अलावा अगर ये सदस्यता सोमवार यानी 7 अगस्त तक बहाल हो गई तो राहुल गांधी लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ आने वाले अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में बहस के दौरान भी मौजूद रह सकेंगे, हिस्सा ले सकेंगे और भाषण भी दे सकेंगे। और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये 8 अगस्त से 10 अगस्त के बीच इसकी बहस होनी है। इसका मतलब यह है कि अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान राहुल गांधी का भाषण भी होगा, और जब उनका भाषण होगा तो ये बहस मोदी और राहुल गांधी के बीच की हो जाएगी, और ये जो बहस है और भी ज्यादा दिलचस्प हो सकती है। लेकिन ये होगा तभी जब उससे पहले, नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो। अगर नहीं हुई तब वो इस नो कॉन्फिडेंस मोशन की बहस में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, उन्हें बाहर बैठकर टीवी पर ही देखना पड़ेगा। आपको याद होगा वर्ष 2018 में जब लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव आया था, तब राहुल गांधी ने अपने भाषण के बाद लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी को उनकी सीट पर जाकर गले लगा लिया था। और अब फिर से अविश्वास प्रस्ताव की बहस दिलचस्प ऐसे ही हो सकती है जैसे पिछली बार हुई थी, बशर्ते कि राहुल गांधी वहां मौजूद हों। इसके अलावा इस फैसले को अब कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाएगी, और ये जो शब्द है सत्यमेव जयते, अब ये आपको चुनाव तक, चुनाव प्रचार में बार बार सुनने को मिलेगा। और जब जब ये शब्द बोला जाएगा तो सच का मतलब होगा राहुल गांधी, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी, लोगों के बीच जाएगी और कहेगी कि सच्चाई की जीत हुई है, सच की जीत हुई है, और राहुल गांधी मतलब सत्यमेव जयते। और वो इसे राजनीतिक जीत तो बताएगी ही, नैतिक जीत भी बताएगी। और पार्टी इस पूरे मामले का इस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल करेगी कि उसने बीजेपी को राहुल गांधी की आवाज दबाते हुए एक तरीके से पकड़ लिया है, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं कैचिंग समबडी ऑन द रॉन्ग फुट। अब कांग्रेस पार्टी की जो पूरी रणनीति है वो ये साबित करने की है कि बीजेपी ने और कांग्रेस मोदी सरकार ने राहुल गांधी के साथ ठीक नहीं किया, राहुल गांधी के साथ अन्याय किया है, और
उन्होंने बीजेपी को एक्सपोज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के जरिए। इसलिए वो इसे नैतिक जीत भी मानेंगे और राजनीतिक जीत भी मानेंगे और अब ये कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन जाएगा। आज कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी का एक पोस्टर ट्वीट किया है, देखिए, जिसमें लिखा है इंडिया वन। और यह बात हमने पहले दिन ही कही थी जब विपक्षी पार्टियों के गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा था कि अब हर जगह यही आएगा कि इंडिया, ये अपने आप को इंडिया के साथ जोड़ लेंगे। और जैसे आज इन्होंने ये पोस्टर बनाया है इंडिया वन, इससे जो छवि प्रस्तुत होती है लोगों के सामने, उससे ये लगता है जैसे राहुल गांधी नहीं जीते बल्कि इंडिया जीत गया, यानी देश जीत गया। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं ने इस मामले को असत्य पर सत्य की जीत भी बताया है। अब इस पूरे फैसले का एक असर यह भी होगा कि अब विपक्षी दलों के इस गठबंधन में, जिसका नाम है इंडिया में प्रधानमंत्री पद का सबसे सशक्त और मजबूत दावेदार रेस में वापस आ गया है और वो दावेदार है राहुल गांधी। और आज के फैसले से यह भी स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं और जरूर लड़ेंगे भी। और अगर वो चुनाव लड़ सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, तो फिर जो गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के चेहरे होंगे उनमें सबसे पहला नाम राहुल गांधी का आ जाएगा। इससे पहले राहुल गांधी पीछे से, बैक स्टेज से सारा काम कर रहे थे। राहुल गांधी जब बैठकों में जाते थे, गठबंधन की बैठकों में, तो यही कहते थे कि कांग्रेस पार्टी से किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनना, मतलब उन्हें भी प्रधानमंत्री नहीं बनना है, वो सिर्फ मोदी को रोकना चाहते हैं। लेकिन अब आप आगे आगे देखिएगा, अब इस रणनीति में थोड़ा बदलाव आएगा, शिफ्ट होगा। अभी तक तो राहुल गांधी ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि वो जानते थे कि वो चुनाव लड़ ही नहीं सकते, वो प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते, इसलिए वो कहते थे कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और कांग्रेस पार्टी भी इस दावे को छोड़ चुकी थी। लेकिन अब क्योंकि राहुल गांधी वापस रेस में आ गए हैं, तो अब वो गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार बन जाएंगे। और हो सकता है कि उनके गठबंधन में आज मन ही मन जो कुछ दूसरे नेता हैं जो खुद को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे थे, उन्हें अंदर ही अंदर थोड़ा सा झटका जरूर महसूस हुआ होगा। लेकिन मजबूरी यह है कि कैमरे के सामने आकर तो सबको इसका स्वागत करना ही पड़ेगा। हो सकता है अंदर ही अंदर उन्हें यह बात अच्छी ना लग रही हो। हाईकोर्ट का फैसले को तो सुप्रीम कोर्ट ने धज्जियां उड़ा दी, उस फैसले की तो उसको खारिज ही कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले को, हाईकोर्ट का फैसला आपने देखा होगा जो आ रहा था उस वक्त में खबरों में क्या क्या लिखा फैसले के अंदर, क्या बैकग्राउंड बताया राहुल गांधी का, कहाँ कहाँ इनके केस चल रहे हैं, कर रहे हैं, ये काम हाईकोर्ट का होता है। तो कहने का मतलब कि सारे काम सही दिशा में जा रहे हैं। राजस्थान की सरकार बनने जा रही है। ये जो आम जनता में जो कमेंट आने लगे हैं, सरकार रिपीट होने जा रही है, ये जो माहौल है। न्यायालय को धन्यवाद देते हैं कि न्याय मिला है, फैसला अच्छा हुआ है, राहुल गांधी के फेवर में हुआ है और सबके लिए हुआ है। कानून जो बन गया ये सबके लिए हुआ है। मैम, लोकतंत्र की जीत हुई है, आप मानती हैं? हाँ, लोकतंत्र की जीत हुई है। अब इंडिया और आगे मजबूती से लड़ेंगे मैम? पूरा इंडिया लड़ेंगे। तो आज इंडिया वाले भी बड़े खुश हैं कि राहुल गांधी को इतनी बड़ी राहत मिल गई। अब आपको एक बार फिर से राहुल गांधी का वो बयान जरूर सुनाते हैं जिसकी वजह से राहुल गांधी को 133 दिनों का राजनीतिक वनवास झेलना पड़ा। यानी वो कौन सा भाषण था, वो कौन सा बयान था जिसने राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट तक जाने पर मजबूर कर दिया, जिसने संसद की सदस्यता ले ली, जिसने सरकारी बंगला ले लिया। आज आप देखिए उन्होंने चुनावी भाषण जो दिया था, वो आखिर कौन सा बयान था जिसकी वजह से ये पूरा मामला यहां तक पहुंचा। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। आज गांधी परिवार की बात करना भी बहुत जरूरी है। गांधी परिवार के लिए भी आज का दिन बहुत बड़ा दिन होगा, बहुत राहत का दिन होगा। और खास तौर पर राहुल गांधी की जो मां है सोनिया गांधी, उनके लिए भी आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि सोनिया गांधी की सारी उम्मीदें अपने पुत्र राहुल गांधी पर लगी हुई हैं। और आज जब आप ये सब कुछ देखेंगे तो आपको एक पुरानी फिल्म याद आएगी जिसका नाम था करण अर्जुन। उसमें राखी का एक बड़ा मशहूर डायलॉग था जिसमें वो कहती थी, मेरे करण अर्जुन जरूर आएंगे। और इन 133 दिनों के दौरान
एक मां के दिल ने, यानी सोनिया गांधी के दिल ने भी बार बार ये जरूर दुआ मांगी होगी, उम्मीद की होगी और कई बार ये कहा होगा कि मेरा राहुल जरूर आएगा। और आज राहुल गांधी की वापसी हो गई। तो आप अगर इसे भावनात्मक रूप से, एक पारिवारिक रूप से, एक मां बेटे के रिश्ते के रूप में भी अगर आप देखना चाहें तो उनके लिए भी आज एक बहुत बड़ी जीत का दिन है, बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि आज उनके बेटे को एक राजनीतिक जीवन के तौर पर आप ये कह लीजिए कि दूसरा राजनीतिक जीवन मिला है, जिसमें अब वो चुनाव भी लड़ पाएंगे और लोकसभा में बैठ भी पाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। असल में आज सुप्रीम कोर्ट ने दो बहुत बड़े फैसले सुनाए हैं जिनका आने वाले चुनाव पर जरूर असर पड़ेगा। और एक फैसला तो राहुल गांधी का है जो मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सुनाया है वो मुस्लिम पक्ष की उस याचिका को खारिज करने वाला फैसला है जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई के सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई थी। लेकिन यह मांग सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई और आज से ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई का सर्वे शुरू हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह सर्वे जारी रहेगा, इस पर रोक नहीं लगेगी। तो आज के ये दो बड़े फैसले हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत बड़े मुद्दे बनेंगे। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के मामले को बीजेपी के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाएगी और बीजेपी ज्ञानवापी के मामले को अगले लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर करेगी। तो आज एक ही दिन में सुप्रीम कोर्ट से दो बड़े मुद्दे निकले हैं और इन दोनों का आने वाले लोकसभा चुनाव पर, चुनाव प्रचार पर काफी असर रहने वाला है। अब हम आपको हरियाणा के नूह में लेकर चलेंगे जहां हरियाणा सरकार ने अवैध रूप से रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों की झुग्गियों पर आज बुलडोजर चला दिया। लेकिन आज बड़ी बात यह है कि ये रोहिंग्या वर्षों से ऐसे ही अवैध रूप से इन इलाकों में रह रहे थे। तब ना तो हरियाणा पुलिस की नींद टूटी और ना ही हरियाणा सरकार जागी। लेकिन दंगों के बाद जब यह बहस शुरू हुई कि मनोहर लाल खट्टर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल से सीख लेनी चाहिए, तो आज उस नूह के उन इलाकों में यह बुलडोजर चलने लगा जहां पुलिस पहले जाने से भी डरती थी। ये वो इलाके हैं जहां पुलिस पहले जाने से पुलिस को डर लगता था, पुलिस जो चाहे वो होने देती थी। आज वहां पर अचानक से बुलडोजर पहुंच गया। नूह जिले में आज ऐसे 5 से ज्यादा स्थानों पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया गया जहां से पुलिस ने सांप्रदायिक दंगों के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें नूह के जिस नल्हड़ शिव मंदिर को चारों तरफ से घेर कर हमला किया गया था, उस मंदिर के पीछे वन विभाग की जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को भी हटा दिया गया। वन विभाग का कहना है कि यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि इस मंदिर के पास कुल 5 एकड़ की जमीन पर लंबे समय से अतिक्रमण हो चुका था। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि इस अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन और सरकार की नींद इतने सालों तक क्यों नहीं टूटी। आज भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आज भी हमारे देश में न जाने कितनी हजारों एकड़ सरकारी जमीन है जिस पर अवैध कब्जा लोगों ने कर रखा है और रोकने वाला कोई नहीं, बुलडोजर चलाने वाला कोई नहीं। आप भी अगर अपने घर के आसपास जाएंगे, चाहे आप किसी शहर में रहते हैं, किसी राज्य में रहते हैं, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करना इस देश में सबसे आसान काम है और पूछने वाला कोई नहीं है। और सरकारें इंतजार करती हैं कि उस इलाके में अगर कोई ऐसी घटना घट जाए जो कि मीडिया की हेडलाइंस में आ जाए, तब फिर वहां पर जरूर 1-2 दिन के लिए बुलडोजर भेज दिया जाता है, वरना ये सारे बुलडोजर इतने सालों तक छुट्टी पर बैठे थे। आज नूह के मोहम्मद रोड पर स्थित उस झुग्गी बस्ती पर भी बुलडोजर चला जहां रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं और यह वही इलाका है जहां से आई हिंसक भीड़ ने नूह के कई इलाकों में हिंसा की थी और इनमें कुछ रोहिंग्या शरणार्थी भी शामिल थे, जिसकी वजह से आज यहां 200 अवैध झुग्गियों को तोड़ दिया गया। हरियाणा सरकार आज बुलडोजर से इस अतिक्रमण को तो कुचल सकती है, लेकिन वो इस सवाल को नहीं कुचल पाएगी कि ये रोहिंग्या मुसलमान लंबे समय से यहां अवैध कब्जे करके रह कैसे रहे थे। आज बड़ा सवाल यह है कि ये रोहिंग्या मुसलमान असल में नूह तक पहुंचे कैसे, जब ये अवैध रूप से यहां पर आए हैं। कैसे ये वहां अपनी झुग्गियां बना पाए, कैसे ये वहां काम कर पाए और कैसे वहां की पुलिस ने, वहां के प्रशासन ने आज तक इन्हें कभी रोका नहीं। और क्या ये सारे लोग सिर्फ दंगे का इंतजार कर रहे थे? क्या हरियाणा की पुलिस को और एमएल खट्टर को यह पता था कि 2023 में इस दौरान दंगे होंगे और दंगों के बाद फिर इन रोहिंग्या मुसलमानों पर बुलडोजर चलाया जाएगा? और सोचिए अगर ये दंगे ना हुए होते
तो भी क्या ये बुलडोजर चलाया गया होता? तो भी क्या इस अतिक्रमण को हटाया गया होता? तो भी वन विभाग की जो 5 एकड़ की जमीन इन लोगों ने कब्जा करके रखी हुई है वर्षों से, तो क्या उसे हटाते या उसको ऐसे ही छोड़ देते? क्योंकि हमें यह लगता है कि अगर दंगे ना हुए होते तो सरकार में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो इस जमीन को खाली करा लेती। वर्ष 2017 में भारत सरकार ने बताया था कि हमारे देश में 40,000 रोहिंग्या मुसलमान शरणार्थी अवैध तरीके से रह रहे हैं। ना, शरणार्थी कहना भी गलत होगा। 40,000 रोहिंग्या मुसलमान अवैध रूप से हमारे देश में रह रहे हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं, सरकार को भी पता है, मुख्यमंत्रियों को पता है, मंत्रियों को पता है, सांसदों को पता है, संसद, सुप्रीम कोर्ट सबको पता है। लेकिन आज इनकी संख्या इतनी हो चुकी है, कितनी हो चुकी है इसका अंदाजा शायद अब सरकार को भी नहीं है। लेकिन खतरनाक बात यह है कि स्थानीय स्तर पर प्रशासन को इनके बारे में पूरी जानकारी होती है, पूरी खबर होती है। आज आप अगर नूह में चले जाएं, आप मेवात में चले जाएं और आप प्रशासन के किसी अधिकारी को छोड़ दीजिए, पुलिस को छोड़ दीजिए, वहां पर रहने वाले लोकल लोगों से भी अगर आप पूछ लेंगे तो वह आपको इसके बारे में सारी जानकारी दे देंगे। वहां रहने वाले लोगों को हर चीज पता है, कहां कहां कितने इलाकों में अवैध अतिक्रमण किया गया है, कहां कहां अपराध होता है, कहां कहां साइबर अपराधी छिपे हुए हैं, कहां कहां अवैध रूप से रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं, सब कुछ पता है। इसके लिए ना तो इंटेलिजेंस की जरूरत है, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी की जरूरत है, बच्चे बच्चे को पता है। और वहां के जो लोग हैं इस पूरी समस्या से इतने त्रस्त हैं, इतने परेशान हो चुके हैं कि बहुत सारे लोग तो अपना घर छोड़कर पहले ही भाग चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सरकार की हिम्मत नहीं कि वो इसे रोक दें, सरकार की हिम्मत ही नहीं है कि वो मेवात के इस इलाके में घुस सके। लेकिन इसके बावजूद आप सोचिए, ये जितने अवैध रूप से लोग रह रहे हैं रोहिंग्या मुसलमान, इनके आधार कार्ड भी बन जाते हैं, इनके राशन कार्ड भी बन जाते हैं, ये खुलेआम आसपास के इलाकों में काम भी शुरू कर देते हैं और फिर सांप्रदायिक दंगों में हिस्सा लेकर हमारे ही देश के रहने वाले लोगों को, जो हमारे देश में टैक्स देते हैं, जो हमारे देश के नागरिक हैं, जो हमारे देश को अपनी मातृभूमि मानते हैं, जो हमारे देश की इस मातृभूमि के लिए जान तक देते हैं, जो हमारे बहुत सारे ऐसे फौजी भाई हैं जिनके परिवार यहां रहते हैं, वो सब परेशान होते हैं। उसके बावजूद सरकार कुछ नहीं करती। इस वक्त हम मौजूद हैं नल्हड़ मंदिर के पास, पहाड़ी के ठीक एकदम बगल में, और आप ये देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 बुलडोजर चल रहे हैं और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उनको हटाया जा रहा है। एकदम पहाड़ी के पास ये कंस्ट्रक्शन बनाया गया था। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये पक्का कंस्ट्रक्शन था जिसको तोड़ा जा रहा है। आगे लेके चलता हूँ आपको दूसरा, ये देखिए बुलडोजर 1, अब ये बुलडोजर नंबर 2 दिखाता हूँ। ये देखिए ये अंदर घुसा हुआ है और वो पूरा इलाका जो है, जो पूरा इलीगल कंस्ट्रक्शन था, उसे यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। आप ये देखिए पूरी तरीके से, दरअसल ये पूरा एक छोटा गांव यहाँ पर बसा दिया गया था और पूरा जो छोटा गांव था वो सरकारी जमीन पे बना हुआ था। अब आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए ये तीसरा, आप देखिए पूरी झुग्गियां बनी हुई थी, कुछ पक्के मकान बने हुए थे और देखिए पूरा यहाँ पे आपको गृहस्थी का सामान दिखेगा पूरी तरीके से। आप देखिए और आसपास वो देखिए दूर वहां पर पुलिस की मौजूदगी है। दूसरी तरफ हम दिखाते हैं, यहाँ पर आप देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती है। दरअसल पूरी सुरक्षा के साथ इसे यहाँ पर जो ये कार्रवाई है वो की जा रही है। पुलिस अब यहाँ पर पूरी तरीके से एक्शन में है। पुलिस का कहना है कि जो भी अनाधिकृत कब्जे हैं उसे खाली कराया जा रहा है और इसकी रिपोर्ट पहले से ही पुलिस के पास मौजूद थी, प्रशासन के पास मौजूद था। आप देखिए जो पक्के कंस्ट्रक्शन है उन्हें भी पूरी तरीके से यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। सामने पहाड़ है, बगल में मंदिर है और ये उससे सटे हुए हैं। कई सारे सामान हैं जो ये देखिए यहाँ पर पड़े हुए हैं घर के अंदर, ये आप देख सकते हैं। एक्चुअली आप देखिए यहाँ पर मकान तोड़े जा रहे हैं। आप ये देखिए सीधा विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं नल्हड़ मंदिर के पास से। ये प्रशासन के बुलडोजर का, ये यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से प्रशासन का बुलडोजर यहाँ पर काम कर रहा है, किस तरीके से यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है गिराए जा रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? साहिना। कब से यहाँ रह रहे थे? हम 30-35 साल से रह रहा हूँ। 30-35 साल से यहाँ रह रहे हैं? हाँ। क्या उम्र तब रही होगी? हैं? क्या उम्र है आपकी?
हाँ तो हमारे बुढ़ा बुढ़ी तरह हुए जैसे हम 30 साल के हमारी होगी 25 साल। ये जमीन किसकी है? जमीन जी हमारी ये तो ऐसे दिखे जैसे लिखत में ना हुआ, नीचे नीचे की लिखत में है जी। टाइम ना धरो हम ने 10-20 दिन को टाइम दे देता, 2 दिन को दे देता, सामान हम इन बास में भर देता, इन्हें बेशक तोड़ देता। अभी नाज की टंकी भरी रोका बता कहाँ खवाऊंगा बड़ा कर लू। बस कर मेरे तो बस कर। हरियाणा के मुख्यमंत्री एमएल खट्टर ने जब काफी दबाव पड़ा उनके ऊपर तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कॉपी करने की, नकल करने की कोशिश तो पूरी की। बुलडोजर मॉडल का उन्होंने पूरा नकल करके वो हरियाणा में ले आए और जैसा उत्तर प्रदेश में होता है वैसा ही उन्होंने यहां पर भी करने की कोशिश की, लेकिन नकल भी वो ठीक से कर नहीं पाए। और बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो बुलडोजर चलाने के बाद भी अधूरे हैं और लोग उनसे जरूर पूछेंगे। अब हमारा अगला विश्लेषण देश की उन महिलाओं के लिए है जो अक्सर कैब्स में सफर करती हैं। आप में से बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी जो अक्सर ऑनलाइन बुक करने के बाद कैब बुलाती हैं, फिर कैब में आप जहां भी जो आपकी मंजिल होती है आप जाती हैं। कल्पना कीजिए कि आपने एक कैब बुक की, कैब आपके घर पर आ गई या जहां भी आप हैं वहां से कैब ने आपको पिक कर लिया और कैब में सफर करते हुए आप अपने फोन पर किसी दोस्त से कुछ प्राइवेट बातें कर रहे हैं और आपका कैब ड्राइवर चुपचाप इन बातों को सुन रहा है। और इन बातों को सुनने के बाद जब आप इस कैब से बाहर चली जाएंगी, अचानक 1-2 दिन के बाद आपको उस कैब ड्राइवर का फोन आए और वो आपको ब्लैकमेल करने लगे तो क्या होगा? बेंगलुरु में एक ऐसी ही बहुत ही चिंताजनक घटना हुई है जिसकी वजह से आज आप सबको बहुत सावधान हो जाना चाहिए, खास तौर पर उन महिलाओं को जो हर रोज ऐसी कैब्स का इस्तेमाल करती हैं। बेंगलुरु में एक कैब ड्राइवर ने एक महिला पैसेंजर को ब्लैकमेल करके उससे लगभग 1 करोड़ रुपया वसूल लिया। और यह घटना इसलिए हुई क्योंकि यह महिला कैब में सफर करते वक्त अपने किसी दोस्त से मोबाइल फोन पर कुछ प्राइवेट और निजी बातें कर रही थी और उसकी इन सारी बातों को यह ड्राइवर बहुत ध्यान से सुन रहा था। महिला फोन पर बात करने में व्यस्त थी, वो ये नहीं जानती थी कि कैब का ड्राइवर सारी बातें ध्यान से सुन रहा है और अपने दिमाग में बहुत सारी चीजें नोट करता जा रहा है। इस महिला ने जब कैब में सफर करते हुए अपने एक बॉयफ्रेंड को फोन पर यह बताया कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं है और उसने अपने पति को तलाक देने के लिए एक योजना बनाई है, तो ये सारी बातें इस गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर ध्यान से सुन रहा था। और इस महिला की बातचीत से इस ड्राइवर को उसका नाम और उसके पति का नाम भी पता चल गया। इसके बाद इस ड्राइवर ने इस महिला को उसकी लोकेशन पर ड्रॉप कर दिया और यह महिला वहां से चली गई जैसे कुछ हुआ नहीं, जैसे हमेशा होता है। लेकिन फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो बहुत ही चौंकाने वाला है। इस कैब ड्राइवर ने सोशल मीडिया पर इस महिला और उसके पति का अकाउंट ढूंढ लिया, जो कि आज के जमाने में कोई बड़ी बात नहीं है, और इस महिला को उसका दोस्त बनकर यह मैसेज करने लगा क्योंकि यह समझ चुका था कि महिला के दोस्त का नाम क्या है, महिला उससे कैसे बात करती है। और इस महिला को भी यह लगने लगा कि शायद ये वही व्यक्ति है जो उसका दोस्त है जिससे वो अक्सर बातें करती है। और क्योंकि ये कैब ड्राइवर इस महिला के बारे में सभी निजी बातें तब तक जान चुका था, इसलिए ये जो महिला है इस कैब ड्राइवर पर शक भी नहीं कर पाई क्योंकि उसके पास ऐसी ऐसी बातें थी जो उस महिला या उसके मित्र को ही पता थी। लेकिन बाद में इस कैब ड्राइवर ने इस महिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उससे कहा कि अगर इस महिला ने ड्राइवर को पैसा नहीं दिया तो फिर वो उसके पति को सब कुछ बता देगा और उसके पति को फोन करेगा और कहेगा कि कैसे यह महिला उसे धोखा दे रही है और उसे तलाक देने वाली है। इस बात से महिला बहुत डर गई और उसने ब्लैकमेल होने के बाद इस कैब ड्राइवर को लगभग अलग अलग किश्तों में 1 करोड़ रुपया दे दिया। और इस महिला ने पुलिस को भी इसके बारे में कुछ बताया नहीं, वो इतनी डर चुकी थी, जिसकी वजह से यह कैब ड्राइवर पकड़ा नहीं गया। तो अब आप सोचिए, ये कैब ड्राइवर उस महिला को ब्लैकमेल करता रहा और 1 करोड़ रुपया उस महिला से ले लिया। महिला ने ना तो पुलिस में शिकायत की, ना ही किसी को इस बारे में बताया। लेकिन कई बार कहते हैं ना कि ऊपर वाला शायद सब देख रहा था। इसी हफ्ते बेंगलुरु पुलिस ने इस व्यक्ति को अपने कुछ दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठकर शराब पीते हुए पकड़ लिया।
ये बैठकर अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और पुलिस को इस कैब ड्राइवर के पास से बहुत महंगी शराब मिली और ये शराब इतनी महंगी थी कि इसकी एक बोतल 10,000 रुपए की है। अब पुलिस को यह शक हुआ कि इस कैब ड्राइवर के पास इतना पैसा कैसे आया कि ये 10,000 रुपए की शराब पी सके। और जब पुलिस को शक हुआ तो उसने इस ड्राइवर से पूछताछ शुरू की। जब पूछताछ की, कुछ डंडे मारे तो मामला खुलकर सामने आ गया और यह पता चला कि जिस महिला पैसेंजर को ब्लैकमेल करके इस ड्राइवर ने 1 करोड़ रुपए वसूले थे, उसी पैसे से ये आजकल शराब पीता था और उस पैसे को इस तरह से उड़ा रहा था। जब वो महिला इनके कैब में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही थी तो 2-3 बार उसने इस कैब को यूज़ किया था और 2 बार अपने कुछ फैमिली इशू के बारे में अपने दोस्त के साथ बात भी किया था। तो उस मुद्दे को इसने जब इसको मालूम पड़ा कि इसका कुछ इशू चल रहा है तो इसने जिस फ्रेंड से बात किया था उसका इम्पर्सोनेट करके उसने इस लेडी के साथ बात करना शुरू किया और उसको बिलीव करवा दिया कि ये वही लड़का है, उसका फ्रेंड है। तो ऐसे करते करते उसने उसको कॉन्फिडेंस में लेके उस लड़की से लेडी से लगभग 20 लाख रुपए और लगभग 1 किलो सोना उससे उसने ले लिया। हमारे देश में हर रोज लगभग 2 करोड़ लोग ऑनलाइन कैब्स और टैक्सी में सफर करते हैं और इस दौरान बहुत सारे लोग कैब में सफर करते हुए अक्सर मोबाइल फोन पर कुछ भी बातें करते हैं और वो इस दौरान ये सोचते भी नहीं कि उनकी बातें ड्राइवर सुन रहा है और आगे चलकर वो इसका दुरुपयोग कर सकता है। लोग यही सोचते हैं कि उनकी निजी जानकारियों से कैब ड्राइवर को क्या हासिल हो जाएगा और अगर वो उनकी निजी बातें सुनकर उनके बारे में कुछ सोचता भी है तो इससे उन्हें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उस ड्राइवर के साथ तो उन्हें रहना नहीं है, शायद दोबारा मिलना भी नहीं है। लेकिन इंटरनेट के इस खतरनाक युग में आपसे जुड़ी निजी बातों का किस तरह से दुरुपयोग हो सकता है, बेंगलुरु की घटना उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पहले बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए कोई भी बात बोलने से पहले देख लेना चाहिए कि वो बात आप कहां और किसके सामने कह रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया के इस जमाने में अब इस कहावत के मायने काफी बदल गए हैं। अब कान सिर्फ दीवारों के नहीं, अब कान हर जगह हैं और अब तो आपके मोबाइल फोन पर भी कई ऐसे ऐप्स हैं जो आपकी बातें दिन रात सुनते हैं। इसलिए आज हम इस खतरे से आपको सावधान करना चाहते हैं और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये भी संक्षेप में आपको बता देते हैं। तो आपको बस करना यह है कि सावधान रहें, अपना फोन नंबर किसी के साथ शेयर ना करें और ऐसी जगहों पर फोन पर बात करते हुए सतर्क रहें जहां लोग आपकी बात सुन रहे हों। कैब में फोन पर बात करते हुए ध्यान रखें कि आप जो बात किसी को बता रहे हैं वो तीसरा व्यक्ति भी कोई सुन रहा है, इस भाव से आप बात कीजिए। सोशल मीडिया पर अपने बारे में कम से कम निजी जानकारी शेयर करनी चाहिए और अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो पुलिस को इसकी सूचना जरूर से और तुरंत आपको देनी चाहिए। और अब आखिर में जल्दी से आपको बताते हैं कि सीधी बात में इस बार हमारे खास मेहमान होंगे मशहूर एक्टर सनी देओल और ये इंटरव्यू कल रात 9 बजे आप देख पाएंगे। अब उसके कुछ अंश देखिए। आप जब एज एन एक्टर अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं तो उसमें सबसे बड़ी जो चीज मिसिंग है वो है डांस। देखिए डांस, क्योंकि आई वाज ऑलवेज अ फॉलोअर ऑफ हॉलीवुड फिल्म्स एंड वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होती थी, यू प्ले कैरेक्टर्स। तो मैंने सोचा था जब मैं आऊँगा तो मैं भी वैसे ही करूँगा। मैं उस वक्त आया था, एक फिल्म करता था जब लोग 100, 50, 30, 40 फिल्में किया करते थे कि मैं चाह रहा था कि उसमें मज़ा लूँगा। लेकिन जिस माहौल में, जिस एरिना में आ जाते हैं तो आप उसे निभाना पड़ता है, उसके अंदर घुसना पड़ता है, अपने आप को बदलना पड़ता है। तो वो मुझे फिर बदलना तो जरूर पड़ा, लेकिन मैं हमेशा जैसे कह रहा हूँ तालमेल होता है, ताल कभी चला जाता तो मेरा मेल नहीं होता। धर्म जी अगर सिनेमा में नहीं आए होते तो आप कहाँ होते? पता नहीं, जहाँ भी पापा होते, जो कर रहे होते मैं वहीं होता। तो आप ये कह रहे हैं कि आप एक्टर उनकी वजह से बने हैं? जी हाँ। तो धर्म जी इतने बड़े कलाकार थे इसलिए आपको ये प्लेटफॉर्म मिल पाया। डेफिनेटली। देखिए आप जहां भी देखेंगे फैमिली है, जहां फादर जो करता है बच्चा फादर को हमेशा शैडो करता है, इमिटेट करता है
और वही चीजें एम्बाइब करता है। कुछ एक फील्ड ऐसे हैं जैसे एक राजनीति और एक सिनेमा जिसमें नेपोटिज्म का आरोप सबसे ज्यादा लगता है, परिवारवाद। हाँ, कि भाई बॉलीवुड में बहुत परिवारवाद है, एक्टर का बेटा एक्टर, फिर उसका बेटा एक्टर। आई थिंक ये वो लोग फैलाते हैं जो फ्रस्ट्रेटेड हैं और ये नहीं समझते कि जो आदमी, अब ये बाप अपने बेटे के लिए नहीं कर रहा तो किसके लिए कर रहा है, अपनी बेटी के लिए कर रहा है, नहीं कर रहा है तो किसके लिए कर रहा है? कौन सी फैमिली है जो नहीं कर रही? और जो वो अपने बेटे के लिए कुछ करना चाहता है तो उसमें बुरा क्या है? लेकिन कामयाब तो वो होगा खुद अपने आप। My father could not get into me to make me an actor. I cannot get into my sons to make them an actor. That is what they are, is what they will come out. Papa has been such a big icon. I have made my identity and I'm over here. I'm not like my dad, but we are very similar. नहीं तो वो तकलीफें, हाँ डेफिनेटली तकलीफें आती हैं, लेकिन मैंने उन तकलीफों को तकलीफ समझा ही नहीं। मैंने कभी कोई तकलीफ को तकलीफ नहीं लिया, बिकॉज तकलीफ को तकलीफ लोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे, उसी के गम में वहीं बैठ जाओगे। तो पूरा इंटरव्यू कल रात 9 बजे आप देख पाएंगे। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे सीधी बात में। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है और पहाड़ से उतर रहा व्यक्ति अकड़ कर चलता है। इसलिए कोई व्यक्ति अगर झुककर चले तो समझ जाइए कि वो ऊंचाइयों पर जा रहा है, और अगर कोई अकड़ कर चले तो समझ जाइए कि वो ऊंचाइयों से नीचे उतर रहा है। नमस्कार।